हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के क्लास में हम देखेंगे छात्रावास अधीक्षक में बाल विकास से संबंधित 10 अंकों के प्रश्न आने हैं, जिसमें केवल 4 से 5 टॉपिक बस बाल विकास के दिए गए हैं। जिसमें से पहला टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड आज के क्लास में हम MCQ प्रश्न देखेंगे। आप भी अपने साथ वीडियो को देखते देखते सही उत्तर का चयन करते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ये शिक्षा मनोविज्ञान का पार्ट है। जैसा कि मैंने पहले बताया 4 ही 5 टॉपिक हैं और 10 नंबर जो है छात्रावास अधीक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो MCQ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको देखना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, इस पर हम फोकस करते हैं। तो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। क्या बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं? पहला है। दूसरा, विद्यालय आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। तो ये तो गलत बात है। विद्यालय आने से पहले बच्चों में पूर्व ज्ञान आ चुका होता है। अधिक्रियम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो जनरली अभी बाल विकास को यदि हम साइड रखें और यदि हम इसको सोचें, तो आज के विद्यालय में, स्कूल में ये काम हो रहा है कि बच्चे जो यथावत वही सीख रहे हैं जो उनको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसको आप यदि उत्तर लेंगे तो ये उत्तर जो है गलत हो जाएगा। बाल विकास में शिक्षा मनोविज्ञान में माना गया है कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। तो हमारा पहले का उत्तर हो जाएगा ए। फिर दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों में बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना करनी है, अर्थात आपको उसको न्याय के अनुरूप, नीति के अनुरूप जीवन में चलने की सलाह देनी है। तो ऐसा करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? क्या उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए? दूसरा, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए। उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना और उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो बाल विकास जो है टीचर को बच्चों के लिए रोल मॉडल मानता है। तो टीचर इज अ रोल मॉडल फॉर एवरी स्टूडेंट। तो बच्चे जो हैं अपना आदर्श मानते हैं शिक्षक को, और शिक्षक यदि आदर्श के रूप में व्यवहार करेगा, जो कि आजकल के शिक्षक बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो आदर्श रूप में यदि व्यवहार करेगा तो वो बच्चों में नैतिकता स्थापना करने के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर बी। तीसरा हम देखते हैं, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो पहला है आजीविका कमाना। इसका मतलब है अपने जीवन यापन करने के लिए पैसे कमाना, या यही क्या है शिक्षा का उद्देश्य है। दूसरा, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। तीसरा, पढ़ना लिखना एवं सीखना। चौथा है बौद्धिक विकास करना। तो आजकल जो शिक्षा का मेन पर्पस बन गया है वो बन गया है क्या? तो आजीविका। पैसे कमाने के लिए जो है शिक्षा जरूरी हो गया है। तो ये जो है गलत थिंक है। आजीविका के लिए कभी भी शिक्षा का ये उद्देश्य नहीं रहा है। मेन जो उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास में उसके बौद्धिक, मानसिक, संवेगिक सभी प्रकार के विकास आएंगे। भाषाई विकास भी इसमें शामिल है। तो सभी प्रकार से विकास करना ही शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फिर
अगला प्रश्न देखते हैं, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, तो ये तो अद्विता के सिद्धांत का खंडन करता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, हाँ कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, नहीं ये गलत बात है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट नहीं हो सकता। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी ठीक है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो जनरली यदि हम पढ़ें तो ऐसा लगता है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट हो सकता है क्या? लेकिन बाल विकास ये मानता है कि प्रत्येक बच्चा जो है अपने आप में विशिष्ट होता है। ऐसा पढ़ के लगेगा कि यही सब गलत उत्तर है, लेकिन यही क्या है, हमारा फाइनल उत्तर है। प्रत्येक बच्चा जो है क्या होता है, विशिष्ट होता है। ये बाल विकास जो है मानता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा है। तो परिभाषाएं आपको जो है याद रखनी होंगी, क्योंकि इसमें समझने का कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। तो इसको बोला था स्किनर ने। ये वही स्किनर महोदय हैं जिन्होंने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है और बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। तो आगे बढ़ते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, पहला मन का अध्ययन। तो मनोविज्ञान तो ऐसा लगेगा कि मन का अध्ययन है, लेकिन गलत। दूसरा आत्मा का अध्ययन हो ही नहीं सकता। तीसरा शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो आधुनिक मनोविज्ञान को जो है द लर्निंग ऑफ बिहेवियर माना गया है। इसका मतलब क्या है? तो व्यवहार का अध्ययन ही क्या है, आधुनिक मनोविज्ञान है। तो ये आपको जो है याद रखना है। तो डी इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो इसमें भी समझने वाला कोई लॉजिक नहीं है किसी भी प्रकार का। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो वर्ष है वो सन 1900 को माना जाता है, ये आपको याद रखना। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? तो उपनयन संस्कार जो है हमारे हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। तो मुगल काल तो हो ही नहीं सकता। बौद्ध काल जो है ये सांख्यिकी से प्रेरित है, शाखा है, इनमें से कोई नहीं है, आ ही नहीं सकता। तो मेन जो हमारी वैदिक सभ्यता है, वैदिक काल, इसमें उपनयन संस्कार जो है किया जाता था। अगला देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो प्रश्नों को यहाँ ध्यान से पढ़ना है। वो बोला है किससे नहीं है। तो मानव व्यवहार के अध्ययन से है, सीखने के तरीकों के अध्ययन से, अधिगम के तरीकों के अध्ययन से शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। संचार के माध्यमों से, हाँ इससे नहीं है, संचार के माध्यमों से नहीं है, मानसिक प्रक्रियाओं से भी है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा संचार के माध्यम। संचार के माध्यम में हमारे वे तथ्य आएंगे जो रेडियो, टेलीविज़न, सैटेलाइट, उपग्रह, टीवी सिग्नल, प्रसारण, मोबाइल सिग्नल, ये सब क्या है, संचार के माध्यम है। तो इसके अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगला देखते हैं, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है। तो परिवार कैसा साधन है, इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो पहला अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। तो परिवार दूरस्थ शिक्षा तो हो ही नहीं सकता। अब इनफॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन में मतलब क्या है? तो औपचारिक जो शिक्षा होती है, फॉर्मल एजुकेशन, वो एक प्रोसेस से स्टार्ट होती है। जैसे बालक का विद्यालय जाना, विद्यालय में एक नियत टाइम तक रहना, कक्षा की गतिविधियों को पढ़ना, ये सभी चीज़ें आती हैं हमारी औपचारिक शिक्षा में। और परिवार तो इनफॉर्मल एजुकेशन, इसमें सीखने के लिए कोई भी प्रोसेस नहीं है, बच्चा अनुकरण करके, देख के जो भी है वो चीज़ें सीखता है। तो ये हो जाएगा हमारा परिवार एक कैसा है। तो गैर औपचारिक तो हो ही नहीं सकता, अनौपचारिक जो है शिक्षा का एक साधन है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना,
क्या व्यवसाय करने के लिए हम उसको शिक्षा के माध्यम से विकास कर सकते हैं। विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, क्या विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य है। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, क्या विद्यार्थियों को शिक्षा केवल इसीलिए दी जा रही है कि वो केवल परीक्षा के लिए तैयार हो सकें। डी, अगला है हमारा व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, तो ये हमारा डी हो जाएगा आंसर। क्योंकि मनुष्य जो है या कोई भी व्यक्ति जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, तो उसको समाज के बीच रहना है, तो उसके व्यवहार जितना अच्छा होगा वो उसके लिए ज़्यादा बेटर है। तो व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना ही शिक्षा का क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास किन दोनों योगदानों का परिणाम है, किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो मानव विकास मुख्यतः किन दोनों के योगदान से होता है। तो मानव विकास में मुख्य भूमिका जो निभाते हैं वंशक्रम एवं वातावरण निभाते हैं। वंशक्रम जो है जीन उसका कारक होता है, तो वंशक्रम में रंग, रूप, आकार, आँख का कलर इत्यादि जो है आते हैं। वातावरण जो है उसकी परवरिश एनवायरनमेंट के हिसाब से निर्भर करती है। तो मुख्य भूमिका जो है वंशक्रम और वातावरण का होता है। तो 13वां प्रश्न हम देखते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुक्रमिकता, सीक्वेंस से तो विकास चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर ही मनुष्य का विकास होता है, प्रतिवर्ती रिवर्सिबल नहीं है, एक बार जो आगे बढ़ गया वो फिर लौट के नहीं आता है। इसका मतलब क्या, तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है बोला है, तो ये नहीं है। निरंतरता, तो विकास जो है कंटिन्यू है, निरंतर ही आगे बढ़ता है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 13। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। शिक्षा समाजशास्त्र, शिक्षा सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो अभी हमारा मुख्य टॉपिक ही चल रहा है शिक्षा मनोविज्ञान, इसका मतलब इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, शिक्षा मनोविज्ञान। फिर आगे देखते हैं हमारा 15वां प्रश्न। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है। तो ये हमको बताना है कि यह कथन जो है किसका है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करता है, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है ये स्वामी विवेकानंद जी का है। यहाँ एक प्रश्न जो है 15 के बाद सीधा 17 दिख रहा है, एक प्रश्न मिसिंग है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा कि वो प्रश्न यहाँ है कि नहीं। तो 15वें का जो आंसर हो जाएगा वो तो हमारा हो गया स्वामी विवेकानंद, अंतर्निहित पूर्ण विकास जो करते हैं। तो ये हमारा 16वां प्रश्न यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये इसका चौथा ऑप्शन था जो नहीं दिखाई दे रहा था। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे 15वां का आंसर हो जाएगा क्या, स्वामी विवेकानंद। 16वां प्रश्न देखते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, फिर शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो विवेचनात्मक जो शिक्षा शास्त्र है वो ये मानता है
कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अधिगम की परिभाषा में ही ये माना जाता है कि विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान अनुभव के द्वारा ही जो रूपांतरण होता है वही क्या कहलाता है, सीखना या अधिगम कहलाता है। तो विश्लेषणात्मक शिक्षा शास्त्र में हम ये मान के चलते हैं कि अनुभव एवं प्रत्यक्षण जो है महत्वपूर्ण होते हैं। फिर अगला देखते हैं 17वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना बाधक कैसे हो सकता है? विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए आवश्यक है। तो खेलना और संज्ञान ये जो है सामाजिक दक्षता के लिए आवश्यक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी। फिर अगला देखते हैं, मानव विकास कैसा होता है? तो मानव विकास होता है, ये यहाँ छूट गया है, कैसा होता है? तो मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, ए और बी दोनों होता है, डी कुछ सीमा तक अमापनीय है, माप नहीं सकते। तो मात्रात्मक का मतलब ये है कि हाइट में वृद्धि होना, हाथ पैर बढ़ना, जो है जितने भी मतलब आपके फिजिकली जो विकास हैं वो मात्रात्मक विकास है। गुणात्मक का मतलब क्या है? आपका भाषा में विकास होना, आपके संवेग में विकास होना, आपका मानसिक विकास होना, आप कैसे परिपक्व हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। फिर 19वां प्रश्न देखते हैं, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके पास जो है पहले से जानकारी है, आप उसमें नया जानकारी जो है जोड़ रहे हैं। ये प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है टेट में, शिक्षक भर्ती में। तो इसको हम बोलते हैं आत्मसातीकरण। तो आत्मसातीकरण, समायोजन और आत्मसातीकरण में जनरली जो है कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आत्मसातीकरण इसका जो है उत्तर है। अगला प्रश्न है 20वां, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को आवश्यकता होती है अन्य बच्चों के साथ तुलना करने की। तो अन्य बच्चों के साथ तुलना करने की आवश्यकता होती है क्या? तो अन्य बच्चों के साथ तुलना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी भी पेरेंट्स को या फिर टीचर हैं उसको कभी भी किसी छात्र की तुलना दूसरे छात्र से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक छात्र जो है अपने आप में एक विशिष्ट लक्षण होता है। हमने अभी पढ़ा कि प्रत्येक छात्र जो है, प्रत्येक बच्चा अपने आप में एक विशिष्ट होता है। बच्चे को डांटना चाहिए, तो बाल विकास में डांटने और मारने से तो हमको पहले से ही दूर रहना है, क्योंकि दंड प्रक्रिया को इन्होंने निरर्थक माना है। बच्चे को प्रेरित करने में, बच्चे को नियंत्रण रखने में। तो अध्ययन में प्रयास प्रोत्साहित करने के लिए हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, उसको मोटिवेशन दे सकते हैं। प्रेरित करना मतलब मोटिवेशन देना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर अगला, एक प्रभावी कक्षा में बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं, क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का मतलब जिसे वो याद करके आते हैं उस योग्यता का, याद करने की जो योग्यता है उसका आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। तो प्रभावी कक्षा का ये लक्षण है क्या? बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वो मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। तो हाँ, कुछ शिक्षक जो है मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करते हैं तो बच्चे डरते भी हैं, लेकिन ये प्रभावी शिक्षक के लिए, प्रभावी कक्षा के लिए अनिवार्य नहीं लग रहा है। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और उन्हें जैसा अच्छा लगता है वैसा करते हैं। तो आजकल यदि किसी भी कॉलेज, महाविद्यालय या फिर किसी भी स्कूल में देखें तो
शिक्षक का सम्मान तो वाकई में नहीं कर रहे हैं बच्चे जो है, और उन्हें जैसा अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। तो ये प्रभावी कक्षा हो सकती है क्या? ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। तो टीचर का तो काम ही है क्या? मार्गदर्शक तो टीचर है ही, तो वो मार्गदर्शन बच्चों का करता है और सहयोग हेतु ही शिक्षक से सहायता लेते हैं। तो एक प्रभावी कक्षा में यही हो सकता है। फिर 22वां देखते हैं, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग मतलब बहुत बड़ा आप कुछ टॉपिक ले लिए हैं और उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के काम को आसान बनाएगा। ये जो है गलत है, क्योंकि शिक्षिका का कार्य, शिक्षार्थियों का कार्य आसान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप बड़ा टॉपिक उठा रहे हैं। दूसरा, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। हाँ, यदि आप ज्ञान का एक बड़ा असंबद्ध भाग प्रस्तुत कर रहे हैं जो एक दूसरे से संबद्ध नहीं है, तो बच्चों के लिए जो है ये कठिन काम हो जाएगा। तो यही बस हम रुक जाते हैं। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को ये क्या बनाएगा? कठिन बनाएगा। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए। यह जो कथन है किसका है यह आपको बताना है। तो इसमें समझने वाला कोई लॉजिक नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, तो ये जो कथन है वो याद करना है। तो ये जो कथन है ये मिस्टर वुडवर्थ ने दिया था। तो वुडवर्थ जो है जाने माने वैज्ञानिक हैं बाल विकास के संदर्भ में। तो इन्होंने ये कथन जो है कहा है कि मनोविज्ञान ने आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और अपनी चेतना का। तो अब जो है वो व्यवहार को संजय हुए हैं। तो हमने परिभाषा में ही देखा कि व्यवहार का ही क्या है, ये अध्ययन है। ये परिभाषा है वुडवर्थ। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने एवं तुलना करने, व्याख्या करने की विधि से संबंधित है। तो डाटा को आपको एकत्र करना है, उसको तुलना करनी है, प्रस्तुत करना है, सारणीबद्ध करना है, विभाजित करना है। तो ये सब काम जो होता है गणित के एक पार्ट में होता है, उसका नाम है सांख्यिकी। संख्यात्मक बोल दिया है तो सांख्यिकी से याद रख लेना, क्योंकि सांख्यिकी में ही हम डाटा को एकत्र करते हैं, बहुलक ज्ञात करते हैं, समांतर माध्य ज्ञात करते हैं इत्यादि जो है। तो उसके लिए चार्ट बनाते हैं। ये सब काम जो होता है वो सांख्यिकी के फील्ड में होता है। 25वां, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो इस बात पर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है कि व्यक्तिनिष्ठ मतलब एक व्यक्ति को जो है मापने की क्या विधि है। तो अंतर्दर्शन, अवलोकन, बहिर्दर्शन, प्रयोगीकरण। अंतर्दर्शन का मतलब है अपने आप को जो है झांकना, स्वयं का दर्शन करना। अवलोकन किसी दूसरे का ऑब्जर्वेशन करना। बहिर्दर्शन दूसरे को, लोगों को देखना, बहिर समाज के लोगों को देखना। प्रयोगीकरण एक्सपेरिमेंट करके देखना। तो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक जो व्यक्तिनिष्ठ विधि है वो है हमारी अंतर्दर्शन। शिक्षा मनोविज्ञान पहले ये बोलता है कि हमें अपने अंदर को जो है देखना है, झांकना है कि हम जो है कैसे हैं, किस विधि में हम शिक्षा भ्रमण कर सकते हैं। 26वां फिर देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती रहती है? शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत मतलब आसपास जो है घूमती रहती है शिक्षा मनोविज्ञान में क्या? तो इसको समझते हैं। तो शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, तो ये होता है शिक्षा मनोविज्ञान में। अधिगम परिस्थितियाँ, कैसे कैसे बच्चा सीख सकता है। शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, तो ये भी है। सभी विकल्प सही हैं, इसका मतलब सभी विकल्प सही हैं। 27वां देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। तो किस पर बल देता है अधिक? शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षक केंद्रित,
तो शिक्षक को फोकस करके क्या करेगा वो शिक्षा मनोविज्ञान जो है। दूसरा, छात्र केंद्रित, बच्चों के ऊपर फोकस करता है, ये बात एकदम सही। शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है वो बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित शिक्षा देना। कभी कभी ऑप्शन में छात्र केंद्रित के बदले बाल केंद्रित भी रहता है, विद्यार्थी केंद्रित भी रहेगा। आपको मेन जो मानना है वो बच्चे को फोकस करना है शिक्षा मनोविज्ञान में। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा। ना विद्यालय को केंद्रित, ना पाठ्य चर्चा, सिलेबस कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है, केवल ये फोकस करता है किसको, छात्र को, बालकों को। अगला देखते हैं, हमारा प्रश्न है 28वां। मनोविज्ञान शाला, प्रायोगिक मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी। तो इसको आपको याद करना है, समझने वाला लॉजिक नहीं है। ये जो है इलाहाबाद में है, प्रयागराज यदि ऑप्शन में दे सकता है तो यहाँ बस थोड़ा सा ध्यान देना है। 29वां, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। हाँ, तो हमने देखा है कि पूर्व ज्ञान जो है सीखने में बहुत मदद करता है, तो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान जो है अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। दंड, तो दंड से तो बाल विकास में दूर ही रहना है। अनुबंधन, यंत्रवत याद रखना, इसका मतलब रट्टा मारना, तो रटने के ऊपर ये बल नहीं देता है, सीखने के ऊपर बल देता है। तो एक ही जो है ऑप्शन सकारात्मक रूप से मैच खा रहा है और वो है विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान। तीसवा देखते हैं हम, निम्न में से कौन शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? इसको ध्यान से पढ़ना होता है, कभी कभी उपयुक्त है ऐसा हम समझ लेते हैं तो गलत उत्तर हो जाता है। तो उपयुक्त नहीं है ये आपको देखना है। तो बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, ये तो जरूरी है। सामूहिक सहयोगिता, ये भी जरूरी है, समूह में सीखते हैं बच्चे जो हैं। वेधन और दोहराव, तो इसका मतलब चिल्लाना और रट्टा मारना, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, उपयुक्त नहीं है। ये हम प्रयोगात्मक तो प्रयोग करके सीखेंगे बच्चे। अब शिक्षा मनोविज्ञान का ये अंतिम प्रश्न हमारे पास है, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। तुम मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या चोर जो भी बनाना चाहूँ बना सकता हूँ। किसका कथन है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, वुडवर्थ, वाटसन, जीन पाजे, सिगमंड फ्रायड, उसका पूरा नाम है तो फ्रायड ही लिखा है। चारों जो हैं बाल विकास के जाने माने वैज्ञानिक हैं, चारों का अलग दबदबा है बाल विकास में जो है। तो ये बोल रहा है नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जैसा भी हो वो उसको बना सकता है, ये जो कथन है। यहाँ पर बच्चे की तुलना जो है कुम्हार की मिट्टी से की गई है। जैसे कुम्हार को आप यदि गीली मिट्टी देते हैं तो कुम्हार उसको कुछ भी आकार दे सकता है, तो एक बच्चा जो है विशिष्ट होता है और उसको यदि उचित वातावरण मिले तो वो कुछ भी बन सकता है, ऐसा मानना है। तो ये जो कथन है वो किसका है? तो ये जो कथन है हमारा, ये है वाटसन महोदय का। जॉन वाटसन जो है, इन्होंने ये बात कही है। ये मानते हैं कि नवजात शिशु दो, उसे ये डॉक्टर, वकील कुछ भी बना सकते हैं। जैसे गीली मिट्टी को कुम्हार जो है कुछ भी बना सकता है, हो सकता है दीपक बना दे, मटका बना दे, घड़ा बना दे और कुछ आकार दे दे, वैसे ये बच्चे को कुछ भी बना सकता है। तो ये जो है छात्रावास अधीक्षक के पहला टॉपिक बाल विकास का शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो है 31 टॉप के क्या है क्वेश्चन है। तो इसमें आप अपने आप को जांचिए, फिर अगले वीडियो में जो है हम बाल विकास के दूसरे टॉपिक के लिए MCQ पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।